वेलकम बैक। नेक्स्ट में हम प्रारंभ कर रहे हैं रमन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, उस टॉपिक को हम प्रदर्शित करते हैं। तो रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की क्लासिकल व्याख्या या चिरसम्मत व्याख्या के रूप में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो उसकी व्याख्या क्या है कि ध्रुवणता की संकल्पना के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं कि अणु में ध्रुवणता परिवर्तित होती है या उत्पन्न होती है, उसी के कारण ये स्कैटरिंग प्रदर्शित करता है या प्रकीर्णन दर्शाता है। तो ध्रुवणता की संकल्पना और ये चिरसम्मत व्याख्या कहलाती है। ध्रुवणता की संकल्पना या कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है और ध्रुवणता किस तरीके से आपतित विकिरण को यहाँ पर प्रकीर्णित करती है। तो रमन प्रभाव की व्याख्या का चिरसम्मत सिद्धांत अणुओं की ध्रुवणता पर आधारित है, अर्थात जिस अणु पर हम विकिरण आपतित कर रहे हैं उसकी ध्रुवणता के कारण ही विकिरण का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन होता है। तो किस पर आधारित है? चिरसम्मत सिद्धांत अणुओं की ध्रुवणता पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र में रखे गए इलेक्ट्रिकल फील्ड में जहां पर हम विकिरण आपतित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल या विद्युत क्षेत्र में रखे गए अणु के व नाभिक के विपरीत दिशा में विस्थापन के कारण अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अर्थात अगर मैं अणु की बात करता हूं, एक या अधिक परमाणु इसमें उपस्थित है, तो यहाँ पर नाभिकों के और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विस्थापन के कारण क्या संपन्न होता है? यहाँ पर ध्रुवणता उत्पन्न होती है, जिसको आणविक ध्रुवणता कहते हैं। तो किसी भी अणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन यदि विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं तो इस विस्थापन के कारण ही उस अणु में ध्रुवणता उत्पन्न होती है, जिससे अणु में ध्रुवणता आएगी या म्यू या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से दर्शाया गया है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, जिसको कि हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं न्यू से, का परिणाम प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र तथा अणु की ध्रुवणता एल्फा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू जो दिया गया है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इसका मान किस पर निर्भर करता है? आपने कौन से विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया है उस पर निर्भर करेगा, और दूसरा ध्रुवणता पर निर्भर करता है कि अणु में ध्रुवणता कितनी उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अणु की ध्रुवणता तथा प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये क्लासिकल थ्योरी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन चिरसम्मत के रूप में प्रदर्शित की गई है, जहां पर हम एल्फा जो प्रयुक्त कर रहे हैं ये अणु की ध्रुवणता है, जो अणु की प्रकृति पर निर्भर करती है, और चूंकि अणु बदल जाएगा तो एल्फा बदलेगा, और एल्फा बदलेगा तो म्यू में भी परिवर्तन होगा, चाहे ई हम वही रख देते हैं। जब ध्रुवित हो सकने वाले अणु पर न्यू आवृत्ति के विकिरण को आपतित किया जाता है, किस पर? न्यू आवृत्ति के विकिरण को किस पर आपतित करना है? ध्रुवित हो सकने वाले अणु पर न्यू आवृत्ति के विकिरण को आपतित करते हैं, तो अणु द्वारा अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र E निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कि किसी ध्रुवित हो सकने वाले अणु जो कि कंपन या घूर्णन के द्वारा ध्रुवित हो जाए, ऐसे अणु पर यदि न्यू आवृत्ति की विकिरण को हम आपतित करते हैं तो अणु के ऊपर एक निश्चित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अणु द्वारा अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र E हम एक निश्चित समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये समीकरण है E = E0 sin 2 पाई न्यू टी। यहाँ पर 2 पाई के आगे ये न्यू है, इसको आप इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि आवृत्ति कहलाता है या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर जो ध्रुवित हो सकने वाले अणु पर न्यू आवृत्ति की विकिरण जब आपतित की जाती है तो उसके द्वारा जो महसूस किया गया विद्युत क्षेत्र E है उसको हम इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात E0 sin 2 पाई न्यू टी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें दिया गया E0 जो है ये विद्युत क्षेत्र का साम्यावस्था परिमाण को दर्शाता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की साम्य परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। समीकरण 2 से जो E का मान हमने लिया है, इस E के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, और समीकरण 1 था म्यू = एल्फा × E। यहाँ पर हम E का मान एल्फा के आगे रख देते हैं, तो ये मान आ जाता है म्यू = एल्फा × E0 sin 2 पाई न्यू टी। यहाँ पर भी वही न्यू का में लिया गया है, और ये
उस आवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिस आवृत्ति की विकिरण हम प्रयुक्त कर रहे हैं। जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन या एकल वर्णीय प्रकाश की आवृत्ति है वही आवृत्ति न्यू के रूप में प्रदर्शित की गई है और इसी को हम समीकरण नंबर 3 के रूप में दर्शाते हैं। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आपतित विकिरण से उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू जो दिया गया उसी आवृत्ति के दोलन करता है या ऑसिलेशन करता है जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है और इसी को हम रेले प्रकीर्णन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहला केस है जिसमें ध्रुवीय द्विपरमाणविक अणु जो लिया गया है वह अणु जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है उस अणु की आवृत्ति किसके बराबर है, जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है उसके बराबर है, अर्थात उसी आवृत्ति के रूप में यह विकिरण को या इसकी प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। द्विध्रुव आघूर्ण उसी आवृत्ति के आघूर्ण के रूप में उत्पन्न करता है और इसी को हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात न्यू अर्थात जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसी आवृत्ति के दोलन करता है कौन, अणु। जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है उसी आवृत्ति के जब दोलन करने लग जाए, ऑसिलेशन करने लगे, तो उसको हम रेले प्रकीर्णन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी ये वो केस है जिसमें न्यू आई किसके बराबर है, न्यू एस के बराबर है। यहाँ पर न्यू एस नहीं लिखा है लेकिन यही न्यू को प्रदर्शित करता है या कंपन आवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो कि ऑसिलेशन के रूप में दर्शाई गई है, दोलन के रूप में दर्शाई गई। इस समीकरण में अणु की कंपन एवं घूर्णन गति पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, कंपन घूर्णन की प्रक्रिया अलग से आएगी। यहाँ पर सिंपल सा है, किसी भी अणु को जो कि ध्रुवित हो सकने वाला है, चाहे वो कंपन के द्वारा हो रहा हो चाहे घूर्णन के द्वारा ध्रुवित हो रहा है, ऐसे अणु को लेकर के यदि इस पर न्यू आवृत्ति की विकिरण आपतित की जाती है तो यह अणु ई विद्युत क्षेत्र प्रभाव या ई मात्रा में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ग्रहण करता है और इस प्रभाव ई को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं जहां पर E0 विद्युत क्षेत्र की साम्यावस्था के परिमाण को दर्शाता है और ये कंप्लीट विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है जब न्यू आवृत्ति के संपर्क में उस अणु को रखा जाता है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू ऊपर दिए गए ई जो कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस अणु पर बन रहा है, उन दोनों के गुणनफल के रूप में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर जो न्यू हम प्रदर्शित कर रहे हैं ये अणु के दोलन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और इस दोलन की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति के क्या है, बराबर है। इसलिए इसको हम रेले प्रकीर्णन के नाम से प्रदर्शित करते हैं जिसमें हम कंपन और घूर्णन गति पर विचार नहीं कर रहे हैं, अभी केवल अणु की दोलन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि ध्रुवणता के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कंपन प्रभाव और फिर हम बात करेंगे घूर्णन प्रभाव की। तो पहले हमने जो सूत्र लिया उसके अंदर कंपन घूर्णन कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसमें कंपन भी हो रहा है अणु में और घूर्णन भी अगर कर रहा है अणु तो उसके प्रभाव को कैसे दर्शाया जाए, तो चिरसम्मत यांत्रिक के रूप में उसकी व्याख्या की गई है। तो पहला है कंपन का प्रभाव। यदि अणु बंध के सापेक्ष कंपन कर रहा है, बंध है उसके सापेक्ष यदि कंपन करता है जिसकी आवृत्ति न्यू वी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसको कंपन आवृत्ति कहते हैं। वी का मतलब होगा वाइब्रेशनल, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या कंपन आवृत्ति को न्यू वी अणु की ध्रुवणता को परिवर्तित करती है। तो अणु बंध के सापेक्ष कंपन कर रहा है जिसकी कंपन आवृत्ति अणु की ध्रुवणता को परिवर्तित करती है। ध्रुवणता यहाँ पर किसको दर्शाया जाता है, ध्रुवणता को अल्फा से। तो अल्फा को कौन परिवर्तित कर रहा है, कंपन आवृत्ति है वो अणु की अल्फा या ध्रुवणता को परिवर्तित करती है। तो उसको कैसे दर्शाया जाए, तो न्यू वी द्वारा ध्रुवणता में जो परिवर्तन होगा उसको हम इस संबंध से प्रदर्शित करते हैं, जहां न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी उसकी जगह यहां पर कंपन आवृत्ति के रूप में, तो कंपन के कारण जो ध्रुवणता प्रभावित हुई उस अल्फा को हम इस संबंध से प्रदर्शित करते हैं, जो अल्फा बराबर अल्फा 0 बीटा साइन 2 पाई न्यू वी टी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर अल्फा 0 जो दिया गया है ये साम्य ध्रुवणता या इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी या साम्य ध्रुवणता को प्रदर्शित करता है। इसमें बीटा है ध्रुवणता की कंपन द्वारा परिवर्तन दर है, वाइब्रेशन के कारण
जो ध्रुवणता में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर को यहाँ पर बीटा से प्रदर्शित किया गया है। तो अल्फा 0 आ गया, बीटा भी आ गया, ये साम्य ध्रुवणता है और ये ध्रुवणता की कंपन द्वारा परिवर्तन दर है। तो कंपन के कारण ध्रुवणता कैसे परिवर्तित होगी वो बीटा से ज्ञात करते हैं। समीकरण 4 से अल्फा का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 हमने यहाँ पर लिखा था न्यू या म्यू इक्वल टू अल्फा E0 साइन 2 पाई न्यू टी, समीकरण नंबर 3 था। इस समीकरण 3 के अंदर हम इस समीकरण 4 से अल्फा का मान रख देते हैं तो ये संबंध प्राप्त होता है। यहाँ पर अल्फा की जगह यहाँ से यहाँ तक मान रखा गया है, बाकी E0 साइन 2 पाई न्यू टी पहले ही था। तो अल्फा की जगह हमने रखा अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वी टी। यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, कंपन आवृत्ति न्यू वी को प्रदर्शित करती है और ये आपतित विकिरण की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और इस तरीके से यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हम इस सूत्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको सरल करें, पहले इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस मान दिया गया है, फिर गुणा के अंदर है तो इसको हम अल्फा से भी गुणा करेंगे और बीटा वाली इकाई से भी इसका गुणा करके प्रदर्शित करें तो ये मान आता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर हो जाएगा अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा E0 साइन 2 पाई न्यू टी डॉट साइन 2 पाई न्यू वी टी। दो है, एक तो न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू वी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दोनों के रूप में यह पद प्राप्त होता है जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाता है। तो हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर ध्रुवणता इसमें कंपन और घूर्णन को के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं किया, उसकी गति को इग्नोर किया। उसके बाद में हम कंपन के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं। कंपन के द्वारा जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको इस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें परिवर्तन क्या करना है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसमें साइन ए डॉट साइन बी किसके बराबर होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस बी ए प्लस बी। इस तरीके से हम तो साइन ए इंटू बी को इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि साइन ये है, ये इसका ए का मान है, ये इसकी बी का मान है, जिसको कि हम दो स्टेप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऊपर वाले संबंध को इसलिए म्यू बराबर हो जाएगा, पहला पद एज इट इज है, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है। तो अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी, उसके बाद में बीटा E0 एज इट इज है, साइन ए और बी की जगह 1/2 के रूप में ये पद लिखा है। तो 1/2 कॉस 2 पाई न्यू वी माइनस न्यू टी, ये ए जो था उसमें से ए में से बी घटाया, उसमें से 2 पाई टी को कॉमन ले लिया। अगर मैं ऊपर वाले संबंध से ऐसे लिखता हूं 2 पाई न्यू वी माइनस न्यू वी टी माइनस 2 पाई न्यू टी, तो इसको अगर सरल किया जाए तो 2 पाई कॉमन एक तरफ लिख दिया, न्यू वी माइनस न्यू लिख दिया एक तरफ और टी एक तरफ लिखा। तो ये ए टर्म में से बी टर्म को हम घटाकर प्रदर्शित कर रहे हैं। उसमें ए बी कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर न्यू वी पहले और न्यू बाद में, क्योंकि हमने जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी उसको किस रूप में लिया था उसी के आधार पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा आपके 1/2, तो बी बीटा E0 1/2 कॉस 2 पाई न्यू वी माइनस न्यू टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू वी प्लस न्यू इंटू टी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, समीकरण नंबर 3। और इस समीकरण 3 के अंदर 3 पद है, पहला पद यहाँ तक खत्म हो रहा है, सेकंड यहाँ तक है और थर्ड पद को हम इस रूप में दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में प्रथम पद जो दिया गया ये वाला म्यू इक्वल टू अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी, ये रेले प्रकीर्णन को व्यक्त करता है, जिसमें रेले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू से प्रदर्शित की गई है, ये रेले आवृत्ति को दर्शाता है। इसके अलावा द्वितीय पद जो दिया गया है ये स्टोक लाइंस को दर्शाता है, स्पेलिंग आप ध्यान रखना STOKELINES, स्टोक लाइंस को व्यक्त करता है। और स्टोक लाइंस के अंदर स्टोक लाइंस कैसे प्राप्त होती है न्यू वी माइनस न्यू के रूप में प्रदर्शित होती है। और तीसरी है एंटी स्टोक लाइंस, और एंटी स्टोक लाइंस के रूप में ये दोनों आपस में क्या होती है जुड़ती है।
स्टॉक रेखाओं की आवृत्ति घटती है, एंटी स्टॉक रेखाओं की आवृत्ति बढ़ती है। तो बढ़ेगी तो जोड़ा जाता है, घटेगी तो घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से 3 प्रकार की आवर्तियों युक्त ये जो 3 टर्म्स हैं, ये व्याख्या करती है कि किसी भी अणु पर यदि विकिरण आपतित की जाती है तो उस विकिरण की आवृत्ति प्रकीर्णन द्वारा 3 भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे विभाजित हो जाती है, अर्थात रिले लाइंस, स्टॉक लाइंस और एंटी स्टॉक लाइंस कैसे बनती है, इस समीकरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। और ये क्लासिकल व्याख्या या चिरसम्मत व्याख्या कहलाती है या क्लासिकल एक्सप्लेनेशन कहलाती है। इसी तरीके से हम सेकेंड वाला प्रभाव फिर प्रदर्शित करेंगे, गुणन का प्रभाव। लेकिन यहाँ पर हम समीकरण 5 जो ऊपर दिया उससे स्पष्ट है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो म्यू दिया गया है वो एक इस फ्रीक्वेंसी और दूसरी इस फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के मध्य दोलन करता है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण किसका? किसी भी प्रयुक्त किए गए अणु का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो कि विकिरण की उपस्थिति के अंदर होता है, वह न्यू वी माइनस वी और न्यू वी प्लस वी इन 2 आवृत्तियों के मध्य दोलन करता है या ऑसिलेशन करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। तो 3 परिस्थितियां यहां पर आ गई, न्यू वी माइनस न्यू, बीच में था न्यू, तीसरा है न्यू वी प्लस न्यू, ये है स्टॉक लाइंस, ये है एंटी स्टॉक लाइंस। और ऐसी स्थिति में जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण इस लाइंस और इस लाइंस अर्थात स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस की आवृत्तियों के मध्य दोलन करता है या ऑसिलेशन करता है। इसी को हम रमन प्रभाव कहते हैं। और रमन प्रभाव की व्याख्या यहाँ पर ऊपर दिए गए प्रक्रिया से दर्शाते हैं। तो रमन शिफ्ट कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन और इस आवर्ती इसके बीच में जो कि इन दोनों के अंतर के रूप में और इन दोनों के अंतर के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इन दोनों का अंतर इधर और उधर वाले से ले तो इन दोनों के अंतर के रूप में दर्शाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में रमन शिफ्ट कैसे ज्ञात करेंगे? तो डेल्टा न्यू का निर्धारण किया जाता है, एंटी स्टॉक से ले लो चाहे स्टॉक लाइन से ले लो, दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें से हमने न्यू को घटाया, अर्थात जो रिले लाइन की आवृत्ति है या आपतित विकिरण की आवृत्ति है उसको हम किससे घटा रहे हैं? यहाँ पर हमने एंटी स्टॉक लाइन से न्यू को घटाया, तो पीछे बचता है न्यू वी जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में रमन शिफ्ट धनात्मक है, ये वाला मान धनात्मक कब आता है? एंटी स्टॉक लाइंस के लिए। ऋणात्मक कब वो आएगा? स्टॉक लाइंस के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रमन शिफ्ट जिस के बराबर होगा जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है, अर्थात अणु जिस कंपन की आवृत्ति से दोलन कर रहा है उसी को हम रमन शिफ्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कंपन करते हुए अणु की आवृत्ति के ये बराबर है, अर्थात अणु का जो कंपन है वही रमन शिफ्ट को प्रदर्शित करता है। अर्थात रमन शिफ्ट को दर्शा करके हम अणु के कंपन को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं और यही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य आधार है। और ऐसी स्थिति में सीधे अणु के प्रकृति को हम रमन शिफ्ट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और अणु की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। और चूंकि डेल्टा न्यू या रमन शिफ्ट किस पर निर्भर नहीं करता है? आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, केवल अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति में अणु के दोलन आवृत्ति को रमन शिफ्ट के बराबर मान लें तो अणु की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है या अणु की प्रकृति के संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है तो पहली परिस्थिति हमने किसकी ली? रमन शिफ्ट ली हमने कंपन आवृत्ति के रूप में। अब हम ले रहे हैं घूर्णन के प्रभाव के रूप में द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवणता कैसे प्रभावित होती है। तो सेकंड पार्ट है घूर्णन का प्रभाव। विकिरण के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूर्णन करते हुए अणु का अभिविन्यास क्या होता है? बदलता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, और विद्युत क्षेत्र कहां से उत्पन्न होता है? आपतित विकिरण की आवृत्ति से। अणु पर जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उस प्रभाव के कारण घूर्णन करते हुए अणु का ओरिएंटेशन या अभिविन्यास क्या होता है? बदलता है, जिससे अणु की ध्रुवणता या एल्फा परिवर्तित हो जाती है। और इसी को हम निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल है, विद्युत क्षेत्र प्रभाव के कारण
घूर्णन करते हुए अणु का अभिविन्यास बदलता है, और अभिविन्यास बदलता है जिससे अणु की ध्रुवणता बदलेगी, पोलराइजेबिलिटी बदलेगी या पोलराइजेशन बदलेगा, और ध्रुवणता अल्फा बदलती है जिसको हम एक निश्चित समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये समीकरण दिया गया है। ये वही समीकरण है जो कि हमने कंपन प्रभाव के अंदर प्रदर्शित किया था। केवल अंतर ये है कि यहाँ पर जो बीटा दिया गया है, जिसमें वहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन की दर को दर्शाता था, ध्रुवणता की दर को दर्शाता था, जबकि यहाँ पर ये कंपन, ये घूर्णन के लिए ध्रुवणता की दर को प्रदर्शित करते हुए दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में वही बीटा डैश के रूप में लिखा गया है। साइन यहाँ पर जो आवृत्ति दी गई है, ये आवृत्ति रोटेशनल फ्रीक्वेंसी या न्यू आर के रूप में दी गई है, जो वास्तविक कंपन आवृत्ति के दुगने के बराबर है। तो यहाँ 2 क्यों लिया है उसका कारण यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जहाँ न्यू आर जो दिया गया है, ये घूर्णन आवृत्ति है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो पाई कोण के घूर्णन के कारण द्विपरमाणु अणु मूल स्थिति में लौट आता है, अतः इसे 2 न्यू आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो घूर्णन कैसे लिया गया, मैं द्विपरमाणुविक अणु की बात करता हूँ, ए और बी के रूप में इस तरीके से है, और यदि ये घूर्णन करता है तो ऐसी स्थिति में घूर्णन के द्वारा पहली स्थिति ये बनेगी, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। तो यहां से लेके हमने इसको कितना घुमाया, 180 डिग्री के घूर्णन कोण पर या पाई कोण से घूर्णन किया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मूल स्थिति में लौटते हुए पाई कोण के घूर्णन के कारण द्विपरमाणु अणु मूल स्थिति में लौट आता है, और मूल स्थिति में लौटने का मतलब है प्रारंभिक स्थिति के बराबर, और यहाँ पर रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इसीलिए दुगनी लिखी जाती है। तो सिंपल है, न्यू आर घूर्णन आवृत्ति है। पाई कोण के घूर्णन के कारण द्विपरमाणु अणु अपनी मूल स्थिति में, पहले ये था 180 के द्वारा जिस प्रकार से था, दिशा अलग अलग है लेकिन सामान्य स्थिति में लौट आता है, बीच में ये इस तरीके से होगा, लास्ट में वापिस उल्टा हो जाएगा, लेकिन अपनी मूल स्थिति के अंदर लौट आता है, इसलिए इसको हमने 2 न्यू आर के रूप में प्रदर्शित किया। और यदि वापस इधर लेके आए तो ये वापस सामान्य स्थिति में लौट आता है। तो इसकी आवृत्ति को हमने इसीलिए 2 न्यू आर के रूप में प्रदर्शित किया, जो कि पाई घूर्णन कोण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 360 नहीं ले रहे हैं, 180 घूर्णन कोण ले रहे हैं। इसमें ये मान हमने जो ऊपर समीकरण 7 में दिया गया है, इस समीकरण 7 के मान को हमने इस सूत्र के अंदर रख दिया है, अल्फा, और उसके अलावा है E0 साइन 2 पाई न्यू टी के रूप में जो लिया था संबंध, उस संबंध में हमने घूर्णन प्रभाव को दर्शाने के लिए अल्फा जो उत्पन्न हो रहा है, या यहाँ पर जो पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो रही है, या घूर्णन, ये पोलराइजेशन या ध्रुवण उत्पन्न हो रहा है, तो ध्रुवणता में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मान यहाँ पर रखा गया है। तो म्यू प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा अल्फा 0 बीटा डैश साइन 2 पाई 2 न्यू आर इंटू टी के रूप में, और बाकी यहाँ E0 साइन 2 पाई न्यू टी एज इट इज है। ब्रैकेट खोल के प्रदर्शित करें तो इसमें 2 पद आते हैं, पहला पद और ये दूसरा पद, जिसके अंदर यहाँ पर ये जो मान दिया गया है ये A को दर्शाता है, और दूसरा मान साइन के बाद में दिया ये B को दर्शाता है। तो साइन के बाद का A और B मान अगर लेकर प्रदर्शित करें तो मैथमेटिकल संबंध के आधार पर, जैसे हमने पहले 1/2 कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी के रूप में जैसे दर्शाया था, उसी रूप में इसको भी प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह संबंध आ जाएगा यहाँ पे म्यू इक्वल टू अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी, ये रेले लाइंस को प्रदर्शित करता है। फिर 1/2 बीटा डैश E0 कॉस 2 पाई, और ये पहला पद हो गया। न्यू माइनस न्यू वी पहले लिखा था, उसकी जगह न्यू माइनस 2 न्यू आर इंटू टी माइनस बीटा डैश E0/2 कॉस 2 पाई न्यू प्लस 2 न्यू आर के रूप में प्रदर्शित किया। तो ये तो है स्टोक लाइंस के लिए रिलेशन, और ये जो संबंध दिया गया है ये एंटी स्टोक लाइंस को प्रदर्शित करता, एंटी स्टोक लाइंस को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले भी हमने जो म्यू प्रदर्शित किया था प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें 3 पद थे कंपन प्रभाव के अंदर, ऐसे ही 3 पद घूर्णन प्रभाव के अंदर है। पहले वाले में यहाँ पर बीटा प्रदर्शित किया था, यहाँ पर बीटा डैश है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है।
इसके अलावा वहां पर हमने न्यू वी लिखा था, यहां पर उसकी जगह क्या है 2 न्यू आर, 2 न्यू आर, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है। बीटा की जगह बीटा डैश, 2 न्यू आर की जगह न्यू वी पहले लिखा था, अब 2 न्यू आर है। बाकी समीकरण में या संबंध में कोई परिवर्तन नहीं है। ये रेले लाइंस को एक्सप्लेन करता है, ये पद स्टोक लाइंस को एक्सप्लेन करता है, और ये पद दर्शाता है कि एंटी स्टोक रेखाएं क्यों बनती है, उसको इस समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये है समीकरण नंबर 8। और समीकरण 8 से रमन रेखाओं की आवृत्तियां जो प्रदर्शित की गई है न्यू के रूप में, ये न्यू माइनस 2 न्यू आर और न्यू प्लस 2 न्यू आर प्राप्त होती है, जिसी को हम रमन आवृत्तियां कहते हैं या रमन रेखाओं की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, जो कि क्रमशः 3 रूप में दर्शाई गई है, रेले लाइंस, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक। स्टोक और एंटी स्टोक यहाँ पर रमन लाइंस के नाम से प्रदर्शित की जाती है, जो डॉक्टर सीवी रमन साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर रेखा रखा गया है, और उसी को स्टोक और एंटी स्टोक रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण 8 प्रयुक्त किया जाता है। अंतर के रूप में है स्टोक लाइंस, योग के रूप में है एंटी स्टोक लाइंस को दर्शाती है। अतः रमन शिफ्ट कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही, न्यू प्लस 2 न्यू आर में से न्यू घटा दो आपतित विकिरण की आवृत्ति को, जो घट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 2 न्यू आर के रूप में रमन शिफ्ट प्रदर्शित होता है, पहले न्यू वी के रूप में रमन शिफ्ट प्रदर्शित होता था। तो अतः आवृत्ति घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति से क्या होती है, दुगनी। तो घूर्णन करते हुए अणु की आवृत्ति जो है, या अणु के ध्रुवण की जो आवृत्ति है, वो घूर्णन की आवृत्ति से या घूर्णन की आवृत्ति के दुगने के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में रमन शिफ्ट घूर्णन आवृत्ति के दुगने के बराबर है, और ऐसी स्थिति में हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब जो संबंध हम रमन स्पेक्ट्रम के लिए व्युत्पन्न करेंगे, उसमें जो वास्तव में न्यू वी या न्यू हम प्रदर्शित करते हैं, या घूर्णन आवृत्ति हम जो प्रदर्शित करेंगे, जो पहले हमने संबंध लिया था उसकी तुलना में यहाँ पे दुगना मान आता है, और ये जब समीकरण बनेगी तो उस समय मैं आपको फिर वापस प्रदर्शित करूँगा। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था यहाँ तक, और उसके बाद में हम सामान्य एक ध्रुवण आवृत्ति या घूर्णन आवृत्ति या कंपन रमन आवृत्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं, पुराने जो संबंध या सूत्र समीकरण हमने लिए थे उसी रूप में हम इसकी व्याख्या करते हैं। एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है कि रमन स्पेक्ट्रम या रमन स्पेक्ट्रम किस तरीके से प्राप्त होता है, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, वर्णन करिए। तो व्याख्या करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ तक आपको प्रदर्शित करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है जो कि हम अलग अलग पदों के रूप में प्रदर्शित करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 टॉपिक और लेके चलेंगे। एक तो प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, और दूसरा लेंगे इसका सेकंड पार्ट जो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करेगा, स्पेक्ट्रम रेखाएं कैसे बनती है। और यहाँ पर हम केवल एक प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे, वो हैं द्विपरमाणविक अणु, जो ध्रुवीय भी होंगे अध्रुवीय भी होंगे। तो यहाँ पे ध्रुवीय अणु भी और अध्रुवीय अणु भी, द्विपरमाणविक अणु की बात कर रहे हैं तो द्विपरमाणविक ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों अणु रमन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सामान्य स्पेक्ट्रम की तुलना में, जो कि जैसे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमने पहले व्याख्या की थी, वहां पर ध्रुवीय अणु, द्विध्रुवीय द्विपरमाणविक अणु लेकर के ही हम उसका व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन रमन स्पेक्ट्रम के अंदर हम ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु दोनों का रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, और रमन स्पेक्ट्रम की सहायता से दोनों की संरचना निर्धारित की जा सकती है। अर्थात अगर आपको H2 दिया जाए, N2 दिया जाए, Cl2 दिया जाए, O2 दिया जाए, तो इन अणुओं का भी रमन स्पेक्ट्रम द्वारा संरचना निर्धारण किया जा सकता है, जिनका कि सामान्य कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इनको या इनका अध्ययन किया जाना संभव नहीं था। तो ये अणु सामान्य रूप से वाइब्रेशनल और रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स की श्रेणी में आते हैं। इसलिए रमन द्वारा इन अणुओं के साथ साथ ध्रुवीय अणुओं की भी संरचना ज्ञात की जा सकती है। तो ये दोनों रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे समनाभिकी द्विपरमाणु अणु हो या विषम नाभिकीय द्विपरमाणविक अणु।
ठीक है, ध्रुवीय अणु हो अध्रुवीय अणु, दोनों का अध्ययन हम रमन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, जबकि सामान्य कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल नीचे दिए गए अणुओं की संरचना ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर दिए गए अणुओं की संरचना ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सामान्य स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना में एडवांस टेक्निक है और ज़्यादा महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर देंगे।